स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में जहां हमने बात ख़त्म की थी उससे आगे आज हम बढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा तो हम आज देखते हैं। यहाँ मैं एक डाइपोल कंसीडर करता हूँ और आप जानते हैं डाइपोल के अंदर एक प्लस होता है और दूसरा एक माइनस क्यू चार्ज होता है और दोनों चार्ज के एक प्लस और एक माइनस, दोनों चार्ज सेम होते हैं पर डायरेक्शन मतलब उसका चार्ज अलग होता है। यहाँ इसका मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। टोटल डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल इज 2a। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। तो यहाँ आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट P है और इस पॉइंट से P और यहाँ से एक दूसरा पॉइंट है, ये रहा। अभी एक पॉइंट P है, P और यहाँ से एक डिस्टेंस और है। तो ये R1, ये R2 है और ये R है। अब मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। तो एज शो इन द फिगर, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द प्लस Q एंड द माइनस Q चार्ज, separation distance between the two charges is 2a. So this distance is called the A and also it's called the A. We want to calculate, here the O is the center of dipole, at a point P at the distance R from the center of dipole. यहाँ हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q चार्ज की मदद से यहाँ P पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, तो यस्टरडे वी ऑलरेडी डिराइव दिस फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू Q अपॉन R1। सिमिलरली पोटेंशियल, बच्चों बार बार आप इलेक्ट्रिक वर्ड ना लिखो, चलता है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, V2 इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2। V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, तो डिस्टेंस R1 एंड डिस्टेंस R2। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोजिशन, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मतलब टोटल V पर P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 प्लस V2। तो मैं यहाँ V1 की वैल्यू डाल देता हूँ, तो KQ अपॉन R1, यहाँ प्लस पर इसका माइनस है तो माइनस KQ अपॉन R2 आएगा। इसके अंदर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो KQ कॉमन आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये मेरा इक्वेशन अभी के लिए मैं 1 कह देता हूँ। तो यहाँ बच्चों आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द प्लस Q चार्ज, सो V इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R1 वी ऑलरेडी डिराइव इन ए प्रीवियस लेक्चर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, so similarly minus KQ upon R2 according to principle of the superposition, V is equal to V1 plus V2 and now this value putting here। हमें अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये R1 और ये R2 दोनों फाइंड करने, तो मैं यहाँ फिगर में से कुछ फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप बच्चों मेरे साथ नोट बनाते रहिए और लगे तो बच्चों वीडियो को पॉज करके भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही मैं बात बताता हूँ, कहीं हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे ये एन है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो इसको हम एन बोलते हैं। तो ये कितनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आर है और ये, तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो ये कितना होगा, तो आप देख सकते हैं आर बड़ा है फिगर के अंदर, तो आर की वैल्यू ज़्यादा है और R1 की वैल्यू कम है, तो ये जो हिस्सा है वो होगा R माइनस R1।
r माइनस r1, और ये हम जानते हैं ये थीटा होता है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ये 90 एंगल है तो ये होगा हमारा हाइपोटेनस, और ये क्या होगा ऑपोजिट साइड। अब मुझे फाइंड करना है 1/r1 माइनस 1/r2। ये याद रहे इसमें थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। मुझे थोड़ी जगह ऊपर चाहिए इसलिए अब यहाँ मैं ये बात मिटा देता हूँ। अब फ्रेंड्स अब देखिए कि मुझे फाइंड करना है कि पॉइंट P पर, तो यहाँ मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ और इसको नाम दे देते आप कोई भी A, तो ये हमारा होगा B। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ANNO, तो हम cos थीटा लिख देते हैं। तो cos थीटा पढ़े थे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड आप जानते हैं r माइनस r1, और यहाँ हाइपोटेनस होगा हमारा ही, तो r माइनस r1 इज इक्वल टू a cos थीटा। अब ये इतना है। अब थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, मुझे यहाँ r1 सिर्फ चाहिए, तो मैं इस r1 को यहाँ ले लेता हूँ और इसको यहाँ लाता हूँ, तो r1 इस तरफ ले जाता हूँ, पहले लिख देता हूँ। तो r1 इज इक्वल टू, ये r1 इस तरह का, ये इस तरफ है, तो r माइनस a cos थीटा। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले गया, मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस मैंने पहले लिखा, और ये इस तरफ आएगा तो r तो था यहाँ, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो r1 स्क्वायर r माइनस a cos थीटा का स्क्वायर। अब ये हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो r1 स्क्वायर, तो आप बच्चों पढ़े थे कि इसका ब्रैकेट हम कैसे खोलते हैं, तो a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यह वही करते हैं r का स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे कि इसके अंदर मैं r स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो r स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ आपको r स्क्वायर दिखाई देता है 1 है, यहाँ सिर्फ r ही है, तो हमें तो r स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो एक r है तो अपॉन में एक r लिखना पड़ेगा। आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो r है नहीं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो जहाँ कॉमन ना हो तो अपॉन में r स्क्वायर निकाल दो। मतलब ऐसा कहते हैं कि r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, r स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो r स्क्वायर बाहर गया तो यह क्या बचा r, यहाँ r था तो डिवाइड बाय r आ जाएगा, मतलब यहाँ से r हमने बाहर ले लिया। तो ये स्टेप कई बच्चों को समझ में नहीं आता, कि इनको ऐसा लगता है कि r स्क्वायर मैंने बाहर लिया तो यहाँ तो r स्क्वायर है नहीं, तो वो बोलेंगे कॉमन नहीं निकलेगा, पर 11-12 में निकलेगा। तो यहाँ से हम r स्क्वायर निकालेंगे तो अपॉन में एक r कम पड़ा तो अपॉन डिवाइड बाय r कर देंगे, यहाँ तो r स्क्वायर है ही नहीं, तो r स्क्वायर बाहर गया तो अपॉन में क्या लिखेंगे r स्क्वायर। अब ये बच्चों आप जानते हैं कि r की वैल्यू ऐसे बहुत ज़्यादा होती है, r ग्रेटर देन a, तो ये जो टर्म होगी अपॉन में r है, तो अपॉन में r हो तो ये बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू है, तो आप जानते हैं बड़ी वैल्यू और अपॉन में हो तो ये जो आंसर आएगा वेरी स्मॉल आएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो वैल्यू होगी बहुत छोटी होगी, तो मैं इसको निग्लेक्टेड कर देता हूँ, निग्लेक्टेड दिस नंबर। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ब्रैकेट इन 1 माइनस 2a cos थीटा अपन क्या आएगा r। अब मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटा देता हूँ, तो स्क्वायर हटा दूँ तो क्या होगा, तो r1 माइनस 2a cos थीटा अपन r आएगा। अब यहाँ 1/2 आएगा पावर, क्योंकि इसका स्क्वायर गया, इसका स्क्वायर गया, इसका 1/2 आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब यहाँ मुझे चाहिए 1/r, तो इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/r मैंने लिखा, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी करो, तो 1/r, तो ब्रैकेट का भी रेसिप्रोकल करो, तो 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/r, इसका 1/r, इसका करेंगे तो प्लस है तो माइनस कर दिया पावर। अब बच्चों हम पढ़े थे, शायद आपके मैथ्स में आता होगा कि बायनोमियल थ्योरम आता है, तो इसको हमें सॉल्व करना है तो बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम हमारे क्या है, तो ये जो होता है वो पावर, इसको आगे ला देते हैं, उसको बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं सिंपल मेथड में। तो r1 इज इक्वल टू 1/r,
मैं ये माइनस और ये माइनस 1/r आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचा 1, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2a cos थीटा अपन क्या आएगा r। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/r1, तो 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस 2 गए, तो a cos थीटा अपन क्या आएगा r। तो ये जो हमारा आंसर आया वो R1 आया, ये हमारा R1। अब इसी प्रकार हम R2 फाइंड कर सकते हैं। तो R2 फाइंड करना तो क्या करो, तो यहाँ से आप इसके पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो यार, तो ये हमारा हो जाएगा R2 माइनस R। तो देखो ये R माइनस R1 था, ये R2 माइनस R हुआ। इसका मतलब इसका हम सिंप्लीफाई करें तो 1/R2 कितना होगा, तो यह प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो मुझे लिखना होगा 1/R2, तो 1/R ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा अपन क्या आएगा r। सिमिलरली लिखना है, हमें सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वो R2 आप फाइंड करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि सिमिलरली 1/r आएगा बच्चों। मैं देख लेता हूँ कैमरे में वहाँ तक आता है कि नहीं आता, तो नीचे की लाइन बच्चों नहीं आती, तो मैं फिर से लिखता हूँ। तो सिमिलरली मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, तो ये इसकी जगह तो 1/r1 आ गए। अब सिमिलरली आप, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा है। अब हमारा आंसर ये मैं पहले लिख देता हूँ, तो 1/r1, तो 1/r ब्रैकेट इन 1 माइनस प्लस a cos थीटा अपन क्या है r, ये हमारा वैल्यू है। अब सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/r2 इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r आएगा, इसमें प्लस आएगा और इसमें माइनस आएगा, इतना याद आपको रखना है, ठीक है। करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, पर आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये R1 और R2 की जो वैल्यू आई मैं इक्वेशन 1 के अंदर डाल देता हूँ। तो हमारा इक्वेशन 1 मैंने साइड में लिख के ही रखा है, तो ये वैल्यू मैं इसके अंदर रख दूँ तो हमारा आंसर जो आएगा वो पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो v इज इक्वल टू KQ 1/r की वैल्यू, तो 1/r ब्रैकेट 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, वैल्यू ऑफ, अब माइनस 1/r की वैल्यू थी, तो 1/r ब्रैकेट 1 माइनस a cos थीटा अपॉन, इसके अपॉन में ये आ रहा है और ये ब्रैकेट कंप्लीट। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसमें से 1/r बाहर ले लेते हैं, तो r बचेगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, माइनस, तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो a cos थीटा अपॉन r है। यहाँ से 1 कट हो जाएगा, तो ये +1 है और ये -1 है, कट जाएगा, तो v इज इक्वल मैं लिख सकता हूँ KQ अपॉन r। अब ये कितना होगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस a cos थीटा अपॉन r। अब इसको हम कुछ पढ़े थे, Q2a को हम कुछ बोलते थे, P कहते थे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू KP अपॉन r² और cos थीटा। ये आपको लिखना तो लिख सकते हैं क्विजन Q2a इज इक्वल टू P, डाइपोल मोमेंट। तो ये बच्चों डाइपोल मोमेंट आई, तो ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमें मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमें इसके कुछ केसेस देखने पड़ेंगे। तो मैं ये फॉर्मूला डिराइव करके आया, अब उसके कुछ केसेस देखते हैं कब पोटेंशियल किसके पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल P और R के दोनों के बीच में एंगल पर डिपेंड करता है। तो हम कुछ केसेस देखें, तो पहला केसेस है केसेस, तो केस 1 में लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पोटेंशियल V डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन P एंड R, मतलब इसके एंगल पर डिपेंड करेगा। मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये केस 1 है। केस 2 के अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूँ
कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो तो v प्रपोजल 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आंसर आए। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। तो ये अब इसका ग्राफ v और i का r का डिराइव कर सकते हैं, ऐसा है। अब तीसरा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ मैंने डायपोल बनाया था, तो ये प्लस और ये माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2a कहा था। अब P पॉइंट को मैंने ऐसे कंसीडर किया, पर कंसीडर करो कि ये P पॉइंट यहाँ हो तो, या P पॉइंट यहाँ हो तो, मतलब इसके एक्सिस पर हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ केस 3 पॉइंट P ऑन एक्सिस पर हो तो क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और नीचे हो तो थीटा इज इक्वल टू पाई हो सकता है। पाई मतलब 180 होता है। तो क्या होगा, तो v इज इक्वल टू के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, एंड या और कह सकते हैं v इज इक्वल टू के पी कॉस पाई अपॉन आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस आएगा। और अगर ये लूँ तो कॉस पाई 180 माइनस होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक तीसरा पॉइंट है। एक चौथे पॉइंट की हम बच्चों ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पॉइंट जो P है वो इक्वेटर पर हो तो केस 4 में कहता हूँ कि यहाँ मैंने डायपोल आपको बताया था कि डायपोल है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये पॉइंट P यहाँ रखा हो तो इक्वेटर मतलब इसके मिड पॉइंट पर 90 एंगल पर, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट P ऑन इक्वेटर। तो इक्वेटर पर हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। तो v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। तो ये पोटेंशियल क्या आएगा, 0। अब यहाँ से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एनी पॉइंट एट द इक्वेटर, सो पोटेंशियल इज 0। और एक्सिस पर हो तो प्लस माइनस ये होता है। और यहाँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका वेटेज बच्चों CBSE के एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क्स पे आता है। तो यह बच्चों ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है मैं हमारे चैनल बच्चों फ्री ऑफ है, हम कोई चार्जेबल चैनल नहीं बनाते। और बच्चों आपको कोई भी चीज़ ना समझ में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, और आपको ऐसा कुछ लगे मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकता तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। बच्चों मैं कोशिश करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आए, पर जब बच्चों आप तैयार करते हो तो साथ पास में नोटबुक रखिए जिससे आपको समझ में आए, और कुछ पॉइंट नोट करते रहिए जिससे आपको जल्दी ज़्यादा समझ में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।